सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हमारी चल रही थी मेडिसिनल केमिस्ट्री 5th सेम में जो है, तो उसमें हमने यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 पिछली दो वीडियोस में कवर करी थी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 की। तो अभी टाइम की शॉर्टिंग की वजह से अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो यूनिट 1 और 2 तो मैंने कंप्लीट कवर कराई है, बट यूनिट 3 और 4 में सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें जो कि एग्जाम में वही आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कुछ कि कभी आने ही नहीं वाले, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो कभी आएंगे भी नहीं और इस बार भी नहीं आएंगे। तो देखो, क्वेश्चन तो मैंने यहाँ लिखे हुए थे। तो यूनिट नंबर 3 के 3 क्वेश्चन थे, ये मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। यूनिट नंबर 4 में ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे आज यूनिट नंबर 5 की। तो देखो, यूनिट 5 में आपके दो चैप्टर हैं, एक एंटी डायबिटिक एजेंट एंड एक है लोकल एनेस्थेटिक। तो दोनों से क्वेश्चन बनेगा, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। बट एक एंटी डायबिटिक एजेंट पूरा अच्छे से पूछा जाएगा, एंड इसमें आता है लोकल एनेस्थेटिक में सार, मोस्ट इंपोर्टेंट सार, एंड यहाँ से बेंजोकेन और प्रोकेन की किसी की भी सिंथेसिस आ सकती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें बनता है एंटी डायबिटिक एजेंट में इंसुलिन का पूछे क्या जाएगा, राइट इन डिटेल अबाउट इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, यानी कि इंसुलिन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है एंड इसकी प्रिपरेशन के बारे में। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर ये नहीं आता है तो इसके ब्याप में आ जाएगा क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट। इसके साथ ही आएगा आपका सार, सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज। तो सल्फोनिल यूरियाज एक कैटेगरी है एंटी डायबिटिक एजेंट की, जिसमें आपकी ड्रग पढ़नी है टोरब्यूटामाइड। टोरब्यूटामाइड की आपको सार, सिंथेसिस सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, तो यही देखते हैं पहले, देन बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक की। तो अभी शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ एंटी डायबिटिक एजेंट। तो बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं हम इसको, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर एंटी डायबिटिक एजेंट इसका मीन्स क्या है। तो देखो, सबको पता है एंटी मीन्स अपोज, अपोज यानी कि अगेंस्ट, एंड डायबिटिक यानी कि वही डायबिटीज मेलाइटस जो आप पढ़ते आ रहे हो वही। सो दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस। सो ऐसी ड्रग्स जो कि डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करती हैं उनको हम एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं, सिंपल। And these agents used to lower the blood sugar level in patients suffering from hyperglycemia। अब देखो, जिन पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज होती है उनको हम हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर यानी कि ज़्यादा, ग्लाइसेमिया यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। ठीक है ना, यानी कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। तो वही मीन्स होता है इसका ब्लड शुगर लेवल का ही। तो मतलब जिसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है उन पेशेंट्स को भी ठीक करती है ये ड्रग, आल्सो नोन एज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। अब देखो, नेम इसके 3-4 तरह के नेम हैं इसके, तो सबका मतलब एक ही होता है। आप नेम से कंफ्यूज मत होना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एंटी डायबिटिक यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस को ठीक कर रही है इसलिए उसको एंटी डायबिटिक कहा गया। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यानी कि देखो, हाइपरग्लाइसेमिक का मीन्स क्या है, हाई ग्लूकोज लेवल। अब हाई ग्लूकोज लेवल को ठीक कर रही है इसलिए उसको एंटी हाइपरग्लाइसेमिया बोल दिया है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि हाइपो यानी कि कम, ग्लाइसेमिक यानी कि वही हो गया ना बात, कम ग्लूकोज लेवल को करे तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोल दिया। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि इनको हम ओरली लेते हैं। तो 1, 2, 3 और एक 4 नाम है इनके, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ओके, अब ठीक है, हमने पढ़ लिया डायबिटीज मेलाइटस को ठीक कर रही है ये वो ड्रग है। आखिर ये डायबिटीज मेलाइटस है क्या, वो भी तो किसी बच्चे को नहीं पता होगा ना। तो बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द ब्लड शुगर लेवल इज हाई, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यानी कि ये देखो, पहली बात तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिसीज नहीं है, दिस इज अ डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आपने मतलब खाना खाया, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, फिर कल खाया कल नहीं हुआ, तो आपके अंदर डायबिटीज़ नहीं है। ये डायबिटीज़ क्या होगी, जब प्रोलॉन्ग टाइम तक यानी कि एक लंबे समय तक आपका शुगर लेवल हाई ही रह रहा है, तो जब आपको कहलाया जाएगा कि आपके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है ना, इन दिस कंडीशन अ पर्सनस बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के अंदर शुगर लेवल होता है, शुगर का लेवल, वो बॉडी मतलब मेंटेन नहीं कर पाती है। ठीक है ना, कंट्रोल नहीं कर पाता है उसका सिक्रीशन, रेगुलेशन वगैरह। अब बात करते हैं इसके कॉजेज, आखिर इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के। सो कॉज है इसका पास डिफेक्ट इन इंसुलिन फॉर्मेशन, सिक्रेशन एंड एक्शन। तो देखो, इंसुलिन का सबसे बड़ा मेन रोल होता है शुगर लेवल में। तो इंसुलिन में अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया, इंसुलिन के बनने में, इंसुलिन के सिक्रीट होने में, इंसुलिन के एक्शन में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो वहाँ पर आपको डायबिटीज मेलाइटिस होने का चांसेस है। सेकेंड आता है ओबिसिटी, मोटापा भी ये डायबिटीज़ का एक जड़ है। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल इनएक्टिव है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, ये जीन मतलब वही जेनेटिक प्रॉब्लम। एक्सेसिव डाइट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो अपनी डाइट में तो वो उसका भी एक कॉज है। सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम इसका पॉलीडेप्सिया।
तो देखो ये कुछ हमारी क्लिनिकल टर्म्स होती हैं, तो आप इनमें लिखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा टीचर को भी। तो मतलब समझिए पॉलीडेप्सी का मतलब होता है एग्जिस्ट होता है यानी कि पानी प्यास ज़्यादा लगनी। ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यानी कि यूरिन में ग्लूकोज आना। पॉलीयूरिया यानी कि एक्सेसिव यूरिनेशन होना। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया यानी कि भूख ज़्यादा लगना। एंड फैटिग्यू यानी कि भाई थकावट। ठीक है। अब देखो डायबिटीज मेलाइटस बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें। अब इसके थोड़ा मैं टाइप बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये दो टाइप के रहते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो देखो सबसे पहली बात जो टाइप 1 रहती है वो IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन पे डिपेंड होता है ये वाला डायबिटीज। एंड जो टाइप 2 वाली डायबिटीज है वो NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है। इसके सिर्फ 15 से 20% केस होते हैं टाइप 1 के, बट ज़्यादा मोस्टली केस जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के होते हैं। ठीक है। अब टाइप 1 में होता क्या है, अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच द पैंक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। तो देखो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में होता क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पैनक्रियाज होती हैं वो इंसुलिन को बहुत ही कम प्रोड्यूस करती हैं या कर ही नहीं पाती हैं। ठीक है। बट टाइप 2 मेलाइटिस में क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में होता है, ये भी एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसमें इंसुलिन तो प्रॉपरली सिक्रीट हो रहा है बट उसका यूज नहीं हो रहा है, सेल जो भाई बॉडी सेल्स हैं उनके द्वारा इसका यूज नहीं हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, समझ गए आप। तो वही बात है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉय। टाइप 1 में क्या होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी वजह से तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन बन नहीं पा रहा है। एंड टाइप 2 में क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन को रोकने का काम करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रन। तो टाइप 1 जो होता है वो ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है इंसुलिन का इंजेक्शन, जो स्टोमक में एक ml की नीडल से दिया जाता है ना इंजेक्शन, वो इंसुलिन का इंजेक्शन इसका ट्रीटमेंट है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का। बट ये होता है टाइप 2 मेलाइटिस डायबिटीज मोस्टली अकर इन एडल्ट, यानी कि ज़्यादातर बड़ों हम जैसे एज के पीपल्स में ये ज़्यादा होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी कि जो हमको मेन पढ़ना है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए यूज होता है। ध्यान रखना, ये बात आगे ध्यान आएगी। अब देखो हार्मोन्स पढ़ते हैं। पहली बात तो हम पैनक्रियास से आखिर ये सिक्रीट क्या क्या होता है। तो देखो पैनक्रियास से ईजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, सबको पता है। इनमें हमारी होती है अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, एफ सेल्स। तो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है हमारा ग्लूकागन, बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन, एंड गामा सेल से सिक्रीट होता है हमारा सोमेटोस्टेटिन, एफ सेल से होता है हमारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो मेन काम अभी हमारा यहाँ पर ग्लूकागन और इंसुलिन का है, तो इनको पढ़ो। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए बॉडी का, 70 से 99 mg पर 100 ml। ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय इंसुलिन। अब ग्लूकोज का जो लेवल है वो कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन। अब देखो पहले रेगुलेशन समझते हैं हम ब्लड शुगर लेवल का, यानी कि ग्लूकोज का। ठीक है। तो देखो हमारी पैनक्रियाज है, तो अगर पैनक्रियाज के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि ब्लड में हाई ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल हाई है, तो वो यहाँ से रिलीज करेगा इंसुलिन को। बट अगर इंफॉर्मेशन जाएगी इसके पास कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो लो है, तो ये रिलीज करेगा ग्लूकागन। दोनों अभी हमारे पीछे पड़ लिए हार्मोन्स है। अब जब इंसुलिन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ग्लूकोज के अपटेक कर देगा, ग्लूकोज के इंक्रीज को। ठीक है। अब जब ग्लूकागन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज सिक्रीशन फ्रॉम लीवर ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो यहाँ से ग्लूकोज का जो सिक्रीशन हो रहा है ना लीवर के द्वारा, वो इंक्रीज, उस प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा ये ग्लूकागन। अब यहाँ से अपटेक हो रहा है ग्लूकोज का ज़्यादा, तो यहाँ से जब ज़्यादातर उसको हम यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में जाकर नॉर्मल हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। और जब ग्लूकोज के सिक्रीशन लीवर के द्वारा हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे तो जब भी नॉर्मल हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो यानी कि दोनों तरीके से हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज ही लेवल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब देखो इंसुलिन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो आप हमको थोड़ा इंसुलिन के बारे में पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पेप्टाइड सेल सिक्रीट्स बाय बीटा सेल्स और पेनक्रियास। सबको पता है बीटा सेल जो होती है पेनक्रियास की, उसकी वहाँ से सिक्रीट होता है ये। डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन 1921 एंड यूज्ड इन 1922। तो ये डिस्कवर करा था पहली बार इंसुलिन, वो बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में डिस्कवर करा था एंड यूज करा गया था इसको 1922 में। देयर आर 51 अमीनो एसिड्स। तो इसमें क्या होता है, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें दो चैन होती है पॉलीपेप्टाइड की, दो चैन, चैन ए एंड चैन बी। तो चैन बी में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, चैन बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके। अब अटैच्ड होते हैं दोनों एक दूसरे से बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। चैन ए चैन बी, बीच में क्या बॉन्ड रहेगा, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके। अब देखो बनता कैसे है, पहले होता है प्री प्रो इंसुलिन जो कि 110 अमीनो एसिड्स का होता है।
ओके। इसमें 24 अमीनो एसिड माइनस होते हैं तो बनता है प्रो इंसुलिन जो 86 अमीनो एसिड्स का होता है। देन इससे आगे बनता है हमारा इंसुलिन जो 51 अमीनो एसिड्स का होता है। अब आगे जाके पूरा प्रोसेस आप समझने वाले हो। देखो इसकी सिंथेसिस देखो आप कितनी इजी है यहाँ पर। इट इज सिंथेसाइज इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल। ये पूरी एक बीटा सेल्स है, ये ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड लाइनिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बीटा सेल्स हो गई। यहाँ पर होते हैं राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो आप सेल में पढ़ते हो एक बेसिक सेल में। तो ये सारे चीजें मिलकर बनाते हैं प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। अभी पीछे पढ़ा था हमने प्री प्रो इंसुलिन। देन ये जाता है गोल्गी एपरेटस के पास। अब गोल्गी एपरेटस इसको स्टोर करती है। देन इनएक्टिव फॉर्म में एक और मेटाबोलाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है जो कि प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रो इंसुलिन। तो ये प्रो इंसुलिन क्या है, यानी कि इंसुलिन से पहले के बनने की एक स्टेज। तो यहाँ होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में, ओके। अब बट जब ये प्रो इंसुलिन यहाँ पर बीटा सेल से निकलकर ब्लड वाइल लाइनिंग में जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स में जाता है, तो यहाँ पर इंसुलिन में फॉर्म हो जाता है ये और एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है, ओके। अब ये इंसुलिन तो आ गया, एक्टिव फॉर्म में भी है। अब जो ग्लूकोज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं ग्लूकोज, तो उसके अपटेक को ये इंसुलिन लेवल इंसुलिन इंक्रीज करता है। यानी कि भाई देखो प्लस का साइन है ना, तो मतलब इंसुलिन जाकर अपटेक करा रहा है इस ग्लूकोज का हमारे सेल्स में, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है, अपटेक कराना ग्लूकोज को, हमारे ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक कराना हमारे डिफरेंट सेल्स में बॉडी के, ठीक है। सिंथेसिस आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन बाइंड टू इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। तो अभी आपने देखी जो सेल है यहाँ पर इसके सरफेस पर इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, तो ये इंसुलिन जाकर अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा पहले, ठीक है। द रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूनिट। इस रिसेप्टर के पास 2 अल्फा एंड 2 बीटा यूनिट होती है। फिर ये जब अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गया तो ये एक्टिवेट करता है टायरोसिन काइनेज को। अब टायरोसिन काइनेज क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन प्रमोट एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। अब जब टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सीरीज चालू हो जाती है जिसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन और डिफॉस्फोराइलेशन होती रहती है रिएक्शन, जिससे कि प्रमोट होती मतलब ग्लूकोज की जो एंट्री है वो प्रमोट हो जाती है। यानी कि ग्लूकोज उस टाइम पर जब ये रिएक्शन होती रहती है अंदर जा सकता है सेल की, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करेंगे इंसुलिन प्रिपरेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन था वही। तो इंसुलिन प्रिपरेशन, इसमें 4 टाइप की प्रिपरेशन होती है हमारी। फर्स्ट है कन्वेंशियल प्रिपरेशन, कन्वेंशियल इंसुलिन भी कहते हैं। सेकंड है हाईली प्योरीफाइड और मोनो कंपोनेंट इंसुलिन। थर्ड आता है हमारा ह्यूमन इंसुलिन। फोर्थ आता है इंसुलिन एनालॉग। तो चलो चारों के बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले कन्वेंशियल इंसुलिन, तो यानी कि जो वह एनिमल से लिया जाता है वो कन्वेंशियल इंसुलिन कहा जाता है। सो इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बीफ पैनक्रियाज। बीफ पैनक्रियाज से कौन सा बनेगा हमारा, बोविन केमिकल। पोर्क की पैनक्रियाज से बनेगा पोर्किन। इनसे फिर हम इंसुलिन बना लेते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन सार देखो, जो हम इंसुलिन में तो कई प्रकार के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं हमारे रेगुलर इंसुलिन और लेंट इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं हमारे आइसोफेन इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, ठीक है। ये आपको याद करना ही होगा। सेकेंड है हमारा हाई प्योरीफाइड और मोनो कॉम्पोनेंट इंसुलिन। सो दीज आर प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ कन्वेंशियल प्रिपरेशन टू डिक्रीज इम्यूनोजेनिसिटी। तो ये जो इम्यूनोजेनिसिटी रिएक्शन होती है, अच्छा आप सभी इम्यूनोजेनिसिटी मुझको कमेंट करके बताओ क्या होता है, आखिर ये इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है। तो देखो ये जो हमारी कन्वेंशियल प्रिपरेशन हुई है ऊपर, इनकी ये प्योरीफाइड फॉर्म होती है, ठीक है, सेकेंड वाली। थर्ड होता है हमारा ह्यूमन इंसुलिन, यानी कि जो ह्यूमन से ही इंसुलिन निकाला गया हो, प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंसुलिन रेजिस्टेंस एलर्जिक टू कन्वेंशियल प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखो जो प्रेगनेंसी के केसेस होते हैं तो उसमें हम कन्वेंशियल जो अभी हमने कन्वेंशियल प्रिपरेशन करी थी तो उनको हम नहीं दे सकते, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ह्यूमन इंसुलिन। अब ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे कराता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे 7th सेमेस्टर में जाके। फोर्थ आता है इंसुलिन एनालॉग, यानी कि इंसुलिन एनालॉग यानी कि कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह जिनमें इंसुलिन का सेम स्ट्रक्चर लग रहा हो। इंसुलिन एनालॉग आर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दैट आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन बट हैव अंडरगोन सिलेक्टेड अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट और एडिशन। यानी कि वो सेम इंसुलिन तो नहीं होगा बट स्ट्रक्चर में देखने के लगेगा कि हमको इंसुलिन ही है, यानी कि इंसुलिन का सेम स्ट्रक्चर एक अदर कंपाउंड, ओके। तो देखो अब हम मेन पढ़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा समझना, आप ट्रिकी है थोड़ी चीज़ें। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं एक मिनट, यहां पर दे रखा है सिंपल एंटी डायबिटिक एजेंट। अब एक तो हो गया इंसुलिन, एक अब ये जो 5 कैटेगरी दी हुई है ना, यहाँ पे चीजें ऐसे हैं, इसके 2 क्लासिफिकेशन है मेन, एक है ये इंसुलिन और एक है ये पूरा, ठीक है।
फर्स्ट और सेकंड। अभी मैं आपको चीज़ें करता हूँ सिंपल। तो देखो इसमें दो हमारी क्लास आती है। फर्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन के 3 टाइप होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, वेरी लॉन्ग एक्टिव। तो जो शॉर्ट एक्टिंग होता है वो सिर्फ 6 घंटे के लिए होता है एक्टिवेट, इंटरमीडिएट 6 से 12 घंटे, वेरी लॉन्ग एक्टिंग 24 घंटे तक। ठीक है, एक कैटेगरी इसकी ये हो गई। ठीक है ना। अब देखो इंसुलिन के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो अगर एंटी डायबिटिक एजेंट आता है तो आपको इंसुलिन के बारे में भी और जो अभी सेकंड कैटेगरी में बताने वाला हूँ उसके बारे में भी लिखना होगा। ठीक है ना। अब सेकंड कैटेगरी हमारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब देखो जो कोलोजी में आपका क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, तो आपको यहां से वो चीजें लिखनी है कोलोजी में। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर कोलोजी में भी अगर एंटी डायबिटिक एजेंट आता है तो पूरा ही लिखना, अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आता है सिर्फ तो ये इतना ही लिखना। ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी होती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। सो दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एंड आर यूज्ड ओरली। तो पहली बात हम इनको ओरली यूज करते हैं और ये सिर्फ यूज होते हैं टाइप 2 वाली डायबिटीज मेलिटस। मैंने पीछे बोला था ना, ध्यान रखना, वही बात आ गई। अब देखो मेन इसका क्लासिफिकेशन होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का। 5 कैटेगरी है, 5 देखो क्लासिफिकेशन तो आपको याद करना ही होगा, आप इसको 3-4 बार लिख कर देखना तो याद हो जाएगा। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है इसमें सल्फोनिल यूरियाज। इसमें आती है आपकी 4 ड्रग, टोल्ब्यूटामाइड, क्लोप्रोपामाइड, ग्लिपिजेड, ग्लिम्प्राइड। सेकंड है बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स में मेटफॉर्मिन आता है आपका। थर्ड है थायाजोलिडेन डायोन्स, इसमें पायोग्लिटाजोन, रोसेग्लिटाजोन। फोर्थ आती है मैग्लिटाइन्स, इसमें आती है रेपाग्लिनाइड, नोटाग्लिनाइड। फिफ्थ होता है आपका ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, इसमें आता है एक्राबोज, बोगलीबोज। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन तो हो गया, बस मेन हमारा कौन सा है इसमें सल्फोनिल यूरियाज वाला। ये वाली कैटेगरी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखो इसमें स्टार मार्क्स भी लिखा हुआ है टोल्ब्यूटामाइड, तो इसका भी हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले पढ़ेंगे सल्फोनिल यूरियाज को ही। तो सल्फोनिल यूरियाज आर द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच आर यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, सिंपल। In 1942, accidentally, it was observed that some sulfonamides derivatives show anti-diabetic activity. तो देखो 1942 के वक्त जो हमारी रिसर्च चल रही थी सल्फोनामाइड्स पे। सल्फोनामाइड्स हमारे ऐसे एजेंट थे जो कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो कर रहे थे पहले, तो उनके ऊपर रिसर्च चल रही थी। तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, इसमें देखा गया कि जो सल्फोनामाइड्स के डेरिवेटिव हैं वो कुछ एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी शो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वही बात है कि ये सल्फोनाइड्स के डेरिवेटिव जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कर रहे थे उन्हीं के ऊपर फिर दोबारा अलग से रिसर्च चालू हुई, तो जब हमारे बने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। बट अब जो यहाँ पर सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी शो कर रहे थे वो वाले जो सल्फोनिल यूरियाज थे वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर अलग से रिसर्च चालू हुई। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लो। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, सबसे पहले एक एराइल सल्फोनिल ग्रुप होगा। एराइल सल्फोनिल का मतलब एराइल यानी कि एक रिंग होगी, फिनाइल रिंग वगैरह वही। एंड सल्फोनिल ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप होता है हमारा SOO, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। तो ये होता है हमारा पूरा सल्फोनिल ग्रुप। ओके, अब पूरा नाम क्या है इसका, सल्फोनिल यूरियाज। तो एक यूरिया भी होगा NHCONH। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। अब एक बॉन्ड दोनों साइड जुड़ रहा है तो एक एक छट गया है तो NHCONH। एंड एक एल्काइल ग्रुप भी हमारा यहाँ पर रहेगा R1। ओके, सिंपल है। अब देखो सल्फोनिल यूरियाज को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग होती है भाई वो लेस पोटेंट रहती है, आगे बताऊंगा मैं क्यों। इसमें आती है 2 ड्रग, टोल्ब्यूटामाइड और क्लोप्रोपामाइड। सेकंड जनरेशन में आते हैं ग्लिपिजेड, ग्लिम्प्राइड। अब मोड ऑफ एक्शन समझ लो, सल्फोनिल यूरिया, ये जो चारों ड्रग हैं सबके लिए सेम होने वाला है मोड ऑफ एक्शन। तो दीज ड्रग्स वर्क बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। तो ये वाली ड्रग डायरेक्ट जाके बीटा सेल्स पर एक्ट करती है। ठीक है, अब बीटा सेल में क्या होता है वो समझो, आप काम देखते हैं इसका। तो यहाँ पर ये पूरी एक बीटा सेल है, इसके ऊपर कैल्शियम चैनल होते हैं और पोटेशियम चैनल होते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, पोटेशियम चैनल को ही ब्लॉक करवा देते हैं ड्रग के अकॉर्डिंग। तो जब हमने ड्रग ली, यहाँ पर ये ड्रग जाके एक्ट करती है पोटेशियम चैनल पर और इसको ब्लॉक कर देती है। अब होगा क्या, जब ये पोटेशियम आयन बाहर नहीं आ पाएंगे तो वहाँ पर कंडीशन पैदा होगी डीपोलराइजेशन की। अब जब डीपोलराइजेशन कंडीशन पैदा होती है तो वहाँ पर जो ये कैल्शियम चैनल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम के आयन अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो समझो मतलब अगर ये ब्लॉक नहीं करते हम तो कैल्शियम बाहर जाता रहता है और डीपोलराइजेशन की कंडीशन होती ही नहीं, तो कैल्शियम भी अंदर नहीं आता। बट हो क्या रहा है, कैल्शियम ये पोटेशियम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, यानी कि वही पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, इसको मेंटेन करने के लिए। जब कैल्शियम चैनल की मदद से कैल्शियम आयन अंदर आ पाते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रेन्यूल्स को।
ठीक है ना। तो जो हमारा इंसुलिन होता है ना, प्रो इंसुलिन जो मैंने बताया था, प्रो इंसुलिन वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ही रहता है। और जब ये ग्रेन्यूल्स स्टिमुलेट होते हैं वो आगे फर्दर इंसुलिन में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये कैल्शियम चैनल ही कैल्शियम आयन ही आके स्टिमुलेट करते हैं ग्रेन्यूल्स को। अब जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी वही लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप देख लेना इसको। अब देखो इसका सार पढ़ते हैं हम, सल्फोनिल यूरियाज का सार। तो जैसे मैंने बताया था, एक एराइल सल्फोनिल ग्रुप होगा, ये रहा, एक यूरिया ग्रुप होगा, एक एलिफेटिक ग्रुप होगा। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यूरिया से ही, लेफ्ट साइड यूरिया से ही करेंगे, राइट साइड 1 2 3, तो 3 नंबरिंग होंगी सिर्फ इस पे। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सब्सटीट्यूशन पोजीशन 1 इन यूरिया विद एलिफेटिक ग्रुप चेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लिपोफिलिसिटी। अब देखो जो फर्स्ट पोजीशन पर ये सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है लिपोफिलिसिटी के। ठीक है, यानी कि जो ड्रग को लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा बनाते हैं उस रेस्पॉन्सिबल में होता है। सेकेंड है सब्सटीट्यूशन ऑफ R1 विद 3 to 6 कार्बन एटम इज ऑप्टिमम इफ कार्बन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज सो एक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज। अब देखो ये जो R1 है, ठीक है, अगर हमने इसको 3, देखो कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6 कार्बन एटम के साथ रिप्लेस करा है, सब्सटीट्यूट करा, तो हमारा एक्टिविटी जो कि वो ऑप्टिमम ठीक है वहाँ तक। बट अगर हमने कार्बन नंबर 3 से कम कर दिया या 6 से ज़्यादा कर दिए तो वहाँ पर एक्टिविटी हमारी घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड है हमारा इफ़ वी एड एरोमेटिक ग्रुप एट प्लेस ऑफ R1 सो इट कॉज टॉक्सिसिटी। जो है R1 है, यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप लगा रहे थे कोई भी, अगर हमने यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया तो वहाँ पर एक टॉक्सिसिटी पैदा करेगी ये दवाई। फोर्थ हमारा यूरिया ग्रुप। तो यूरिया ग्रुप यानी कि भाई NH जो है इज वेरी एसेंशियल फॉर एक्टिविटी इफ वी रिमूव सो एक्टिविटी लॉस। अब देखो नेम में ही जब सल्फोनिल यूरिया आ जाए तो यूरिया ग्रुप तो एक्टिविटी शो करेगा ही और ऑप्टिमम होगा, तो इसलिए वेरी एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अगर हमने इसको रिमूव करा तो एक्टिविटी सारी खत्म। ऐसा ही एरिल सल्फोनिल ग्रुप के बारे में, अगर हमने इसको हटा दिया तो वही एक्टिविटी सारी लॉस। एंड देखो सबसे मेन बात आती है यहाँ पर, सब्सटीट्यूशन एट पैरा पोजीशन इन एराइल सल्फोनिल ग्रुप डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब देखो ये जो आपको RT लग रहा था ना, इसी की मदद से जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है हमारा पूरी ड्रग का वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो मैं अभी पीछे बताया था कि लेस पोटेंट होती है वो हमारी ड्रग पहली वाली फर्स्ट जनरेशन। तो क्या होता है, इफ स्मॉल ग्रुप सो लेस पोटेंट, यानी कि अगर छोटा ग्रुप लगा होगा इस R2 की जगह तो हमारी ड्रग जो लेस पोटेंट होगी, जैसा कि होते हैं फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग टॉलिब्यूटामाइड वगैरह। अगर कोई बल्कि ग्रुप होगा तो हमारी मोर पोटेंट होगी ड्रग, जैसे कि हमारी ग्लिमिपिराइड। अब देखो सार हमने पढ़ लिया, अब हमको ड्रग की सिंथेसिस पढ़नी है, यानी कि टॉलब्यूटामाइड की। सो टॉलब्यूटामाइड इज फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया क्लास ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, पता है सबको। इट डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। सिंपल है, अभी बता दिया मैंने। तो देखो इसका स्ट्रक्चर वाइज सेम जो मैंने कहा था ना, बेसिक पढ़ लो। एक सल्फोनिल यूरियाज वही एराइल, इसमें जो R2 है उसकी जगह आ गया CH3। अब देखो छोटा ग्रुप है ना तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है NH। अब जो बाद का जो R1 था उसकी जगह आ गया एक ब्यूटेन चैन CH2 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 CH3। ठीक है, 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन। सिंथेसिस में क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टालुइन एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो टालुइन से होती है और क्लोरोसल्फोनिक एसिड से होती है। टालुइन वही बेंजीनिक CH3 एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड यानी कि वही S+OClOH। इसमें से क्या होता है, ये टालुइन से H आता है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड से OH आता है, तो HOH यानी H2O बाहर निकल जाता है। अब ये ऐसे का ऐसा ही जाकर इस पर जुड़ जाता है। देखो यहाँ से ये पूरा अट गया तो यहाँ पर आकर ये वाला यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये रहा। अब ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl, यहाँ से Cl यहाँ से H गायब। अब ये NH2 बचा यहाँ पर, तो S के आगे जाकर NH2 एजिटिव जुड़ जाता है NH2, यहाँ पर मैंने खोल के रख दिया है ताकि आगे जाके आसानी हो। तो हम इसकी रिएक्ट कराते हैं फिर इथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट यानी कि भाई ClCOO(C2H5). ओके, तो यहाँ से फिर दोबारा HCl बाहर निकलता है। इसका नाम आप नेम ध्यान से पढ़ते आना, अगर नेम ध्यान नहीं रहता है आपका इंटरमीडिएट आप सीधे लिख सकते हो। फिर किसकी प्रेजेंस में होती है ये वाली रिएक्शन, पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, HCl बाहर निकल गया तो ये वाला भी इससे आकर डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अब देखो CH3 बेंजीनिंग SOONH, एक H बचा ये NH COO(C2H5). इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं फिर ब्यूटाइल एमाइन के साथ। फाइनली ब्यूटाइल एमाइन के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से हमारा C2H5O और यहाँ से H ये निकल जाता है इथाइल एल्कोहल, एंड ये फिर से आकर जुड़ जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा फाइनली टॉलब्यूटामाइड। ओके, तो आई होप आपके समझ में आया होगा ये टॉलब्यूटामाइड और पूरा एंटी डायबिटिक एज है। मोड ऑफ एक्शन मैंने अभी बता दिया है, यही वाला रहेगा सेम मोड ऑफ एक्शन, एंड यूजेज वही टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ठीक करता है, एंटी डायबिटिक एजेंट है सब वही।
अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम सार ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसमें सार बनेगा एक तो लोकल एनेस्थेटिक का, एक क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है लोकल एनेस्थेटिक का, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बेंजोकेन और प्रोकेन की सिंथेसिस। चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो चलो लोकल एनेस्थेटिक पढ़ते हैं हम। सो पहले बात समझते हैं लोकल यानी कि बॉडी का सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया। एनेस्थेटिक का मीन्स होता है एना प्लस एस्थेटिक। एना का मीन्स एब्सेंस, एस्थेटिक यानी कि सेंसेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। So those drugs which are used to lose sensation, feeling of body or particular part of body is called anesthetics। ये ऑफ है। तो इसमें क्या होता है, ये वाली ड्रग हमारी ऐसी होती हैं जो कि यूज करते हैं हम किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया की, बॉडी के एक पार्टिकुलर एरिया की पूरी सेंसेशन मिटाने के लिए। जैसे आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि जैसे जैसे टाके लगाए जाते हैं किसी भी पार्टिकुलर एरिया पे, आपकी इंजरी हो गई तो जैसे टाके लगाते हैं तो उस पार्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो यूज़ होती है ड्रग वो लोकल एनेस्थेटिक ही होती है, एक जगह को सुन्न करने के लिए। अब एनेस्थेटिक बेसिक हमारे दो टाइप के होते हैं, लोकल और जनरल। लोकल वाले सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया के रहते हैं, जनरल वाले हमारी पूरी होल बॉडी को सेंसेशन मुक्त कराने के लिए, यानी कि पूरी बॉडी को ही कराने के लिए, सेंसेशन फ्री। तो हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक की बात करते हैं हम। दोज एनेस्थेटिक विच आर यूज्ड टू लॉस सेंसेशन और न्यूरोनल कंडीशन ऑफ पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। सो ये ऐसे एनेस्थेटिक होते हैं जो हमारी सेंसेशन को लॉस कराते हैं और न्यूरोनल कंडक्शन कुछ ना हो बॉडी में उस पार्टिकुलर एरिया में, तो इसलिए हम लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। सो दे शो रिवर्सिबल एक्शन, ये रिवर्सिबल एक्शन शो करते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप का है, मतलब बेस्ड ऑन के ऊपर दो टाइप का है। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे चार कैटेगरी है इसकी। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, लीडोकेन एनिलाइड डेरिवेटिव, लास्ट है मिसलिनियस। तो ये वाला मेडिकेम के अकॉर्डिंग तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रीफर करूंगा मैं इसको याद करना। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं आपकी ड्रग कोकेन, हेक्सिलकेन, मेप्रिलकेन, साइक्लोमिथाइकेन, पिप्रिकेन। अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं आपकी बेंजोकेन, प्रोकेन, ब्यूटाकेन, टेट्राकेन, प्रोपोक्सिकेन, ब्यूटामबेन। लीडोकेन एनिलाइल डेरिवेटिव में आते हैं आपके लिग्नोकेन, मेबिवकेन, प्रिलिकेन, इटोडकेन। मिसलिनियस में आते हैं फिनाकेन, डाइब्यूकेन और डाइपेरिडोन। तो ये वाला आपको यही याद करना है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्योंकि मेडिकम पढ़ रहे हैं तो मेडिकम में स्ट्रक्चर याद है तो आपको यही याद करना है। तो 1% के लिए आप कोलोजी में इसको याद कर सकते हो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले दो टाइप के हमारे इसमें क्लासिफाई है, इंजेक्टेबल और सरफेस एनेस्थेटिक। तो इंजेक्टेबल यानी कि जो इंजेक्शन के द्वारा हम दे रहे हैं। सेकंड है सरफेस एनेस्थेटिक यानी कि जो सिर्फ सरफेस पर अप्लाई कर रहे हैं, क्रीम वगैरह जो आते हैं। तो इसमें भी लो पेटेंसी होता है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट पोटेंसी और हाई पोटेंसी। लो पोटेंसी में कहता है आपका प्रोकेन, इंटरमीडिएट में आता है लिग्नोकेन और हाई पोटेंसी में टेट्राकेन। इसमें सरफेस में यानी कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल, इस पे स्किन पे सॉल्युबल होते हैं, उसमें कोकेन, लिग्नोकेन, इनसॉल्युबल बेंजोकेन। ठीक है, तो ये था सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसका सार। अब सार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा, मैंने जगह जगह देख लिया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सार में। तो देखो सार इसका 10 नंबर में आता है, नो डाउट इस बार भी आएगा ही आएगा। तो पहली बात, लोकल एनेस्थेटिक में दो टाइप के होते हैं, एक ईस्टर टाइप और एक एमाइड टाइप। तो ईस्टर टाइप का अलग सार पढ़ना है हमको, एमाइड टाइप का अलग सार पढ़ना है। ईस्टर टाइप में हमारे दो होते हैं, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। एमाइड में होते हैं सिर्फ और सिर्फ एनालाइड डेरिवेटिव। तो देखो थोड़ा मैं स्ट्रक्चर का एक बेसिक बताता हूँ आपको। एक बेसिक में क्या होता है, एक लिपोफिलिक पोर्शन होगा, एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा, एंड एक बीच में होगा इंटरमीडिएट ब्रिजिंग, यानी कि जो जिससे लिपोफिलिक पोर्शन हाइड्रोफिलिक पोर्शन से जुड़ा रहेगा वो इंटरमीडिएट ब्रिज की मदद से जुड़ा रहेगा। तो देखो दोनों में सेम रहने वाला है, ईस्टर का ये एमाइड का है। एराइल ग्रुप यहाँ पर रहेगा, ये लिपोफिलिक पोर्शन होगा, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा, इसमें अमाइनो एल्काइल ग्रुप रहेगा। ईस्टर में क्या होगा, COX CH2 ये ईस्टर ग्रुप में होगा। एमाइड में NHCX। अभी आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहले देखते हैं हम सार ऑफ ईस्टर टाइप यानी कि बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव का। इसमें क्या होगा, लिपोफिलिक पोर्शन में बेंजीनिक NH2, तो यहाँ पर एनिलीन रिंग रहेगी, इंटरमीडिएट ब्रिजिंग ध्यान रखनी है बस आपको, COX CH2 अब X क्या है, कोई भी हेलोजन हो सकता है हमारा, यानी कि कोई भी अदर एटम। इंटरमीडिएट ब्रिजिंग को, एंड लास्ट में होगा हाइड्रोफिलिक पोर्शन यानी कि N-R1-R2। अब पहले बात करते हैं लिपोफिलिक पोर्शन की। सो लिपोफिलिक ग्रुप नेसेसरी एंड इट मेक ड्रग लिपिड सॉल्युबल एराइल ग्रुप। जो ये एराइल ग्रुप है ये ज़्यादातर हमारे लिपिड को पहली बात तो नेसेसरी होता है एक्टिविटी के लिए, ये ही ड्रग को लिपिड सॉल्युबल बनाता है। लिपोफिलिक पोर्शन जितना भी है ये ड्रग को लिपिड बनाने में मदद करेगा।
हेल्पफुल इन ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब जब भी आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया है तो बेसिक है, जब भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेगी उतना बढ़िया एब्जॉर्प्शन शो करेगी ड्रग। इफ सब्स्टिट्यूशन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 और अदर एट पैरा पोजीशन सो एक्टिविटी इंक्रीज। अगर इसकी पैरा पोजीशन पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो एक्टिविटी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि इसमें करा रखा है NH2 के साथ। It should be directly attached to the intermediate portion if any carbon or chain added so activity decreased। अगर यहाँ पर हमने कोई भी चैन बीच में लगा दी कार्बन की तो वहाँ पर एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, घट जाएगी। सेकंड आता है इंटरमीडिएट पोर्शन ईस्टर ग्रुप, जो मेन है। तो ईस्टर ग्रुप तो मेन है, नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए। अगर एक्स, जो अभी मैंने एक्स बताया था ऊपर, एक्स हमारा नाइट्रोजन रहेगा वहाँ पर, मीन एमाइड ग्रुप आ जाएगा, सो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी बट टॉक्सिसिटी ऑल्सो इंक्रीज होगी। अगर एक्स की जगह सल्फर रहेगा हमारा, यानी कि वही थायोईस्टर ग्रुप होएगा, तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी बट टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। अगर कोई भी शॉर्ट चेन होगी बीच में CH2 वगैरह, तो पहली बात तो वो नेसेसरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड रिड्यूस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ड्रग। ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको इंक्रीज कर देगी ड्रग के, और रिड्यूस कर देगी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ड्रग की प्रोसेस जो होती है उसको। थर्ड आता है आपका पॉइंट हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, कि जो लास्ट वाला पोर्शन है। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एक्टिव बट इट मेक ड्रग वाटर सॉल्युबल। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इंपॉर्टेंट किसमें, वाटर सॉल्युबल बनाता है ड्रग को, इसलिए। टर्सरी अमाइन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, अगर वहाँ पर हमने सेकेंडरी या प्राइमरी अमाइन जोड़ दिए तो वहाँ पर ड्रग इरिटेशन कॉज करेगी, ठीक है। तो ये तो क्या होगा अभी तक ईस्टर टाइप का। अब पढ़ते हैं सार ऑफ एमाइड टाइप। तो देखो वही सेम होने वाली हैं दोनों चीज़ें, बस एक इंटरमीडिएट ब्रीजिंग बीच में बदल जाएगी। लिपोफिलिक पोर्शन रहेगा, एक बेंजीन नहीं रहेगी। इंटरमीडिएट ब्रीजिंग में आपका NHCX, और हाइड्रोफिलिक पोर्शन में N-R1-R2 वही सेम, ओके। तो लिपोफिलिक पोर्शन यानी कि वही एराइल ग्रुप, तो वही सेम ही लिखना है आपको। लिपिड सॉल्युबल बनाने के लिए नेसेसरी होता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल करता है। एंड सब्स्टिट्यूशन कर दिया हमने फिनाइल लिंक पर सेकंड और सिक्स पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, अगर CH3 ग्रुप के साथ, तो एक्टिविटी वहाँ पर हमारी इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल इसका लीडोकेन। सेकंड बात करें इंटरमीडिएट एमाइड ग्रुप को, तो ये पहली बात तो नेसेसरी है। अगर इसको हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो एक्टिविटी सारी कमजोर हो जाएगी हमारी ड्रग, और डिक्रीज हो जाएगी सारी एक्टिविटी। एक्स में भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो एक्स जो है हमारा वहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट एक्स यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादातर यूज करते हैं। थर्ड है आपका हाइड्रोफिलिक पोर्शन अमाइनो एल्किन, यानी कि वही जो ड्रग को हाइड्रोफिलिक ज़्यादातर बनाता है। ऐसे टर्सरी अमाइन हम यूज़ करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हमारी और इरिटेशन कॉज करते हैं। तो देखो जितनी भी ड्रग होती है हमारी, ये लोकल एनेस्थेटिक की, सबके लिए एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ओके। आगे जाके हम बेंजोकेन और पिरोकेन का भी सिंथेसिस देखने वाले हैं, तो उसमें यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है। तो एक बेसिक क्या होता है, जो भी हमें मसल्स होते हैं, अगर उसने कोई भी पेन डिटेक्ट करा, यानी कि मान लीजिए आपके पाँव में कील गड़ गई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, CNS के पास सेंसरी इंपल्स के द्वारा एक मैसेज आएगा, देन CNS फिर दोबारा से मैसेज हमारी मसल्स के पास भेजेगा मोटर इंपल्स के द्वारा, वो हमको बताएगा कि आपके पैर में कील चुभ चुका है। यानी कि भाई ऐसे आदान प्रदान होता रहता है इंपल्स वगैरह का। तो जो हमारे लोकल एनेस्थेटिक देते हैं वो इसी कम्युनिकेशन को काट देते हैं। जब मसल्स के लगी है ये, मतलब कोई भी कील वील वगैरह कर रही है, तो ये मैसेज जो जा रहा है ना CNS के पास, इसी को रोक देते हैं, इसी को स्टॉप कर देते हैं बीच में से। अब जब मसल्स ये मैसेज भेज ही नहीं पाएगी CNS के पास, तो CNS भी दोबारा भेज ही नहीं पाएगा मैसेज। इससे हमको बॉडी को हमको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ लगा भी हमारे पैर में, ओके। लोकल एनेस्थेटिक वर्क्स बाय स्टॉपिंग कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, भाई ये जो कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का, इसी को रोक देते हैं लोकल एनेस्थेटिक। इसमें 3 फेज होते हैं। देखो बेसिक से बात करेंगे हम, पहले होते हैं नॉर्मल फेज, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन, जिसमें हमारा कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, नो सेंसेशन। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, ये हमारी एक सरफेस है, मैंने ले लिया है सेल मेम्ब्रेन, ECF ICF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये सेल के अंदर वाला पोर्शन, ये सेल के बाहर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे बीच में होते हैं M गेट अभी बंद है, देखो M गेट, ध्यान रखना M गेट आगे जाके काम आने वाला है। ऊपर रहते हैं हमारे सोडियम आयन, ये सोडियम चैनल है बेसिकली एक, इसमें M गेट लगे होते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो नीचे एक होता है LA रिसेप्टर, यानी कि भाई लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर, जहाँ पर हमारी ड्रग जाकर बाइंड होगी आगे, और एक रहता है हाल्ट गेट। अब देखो हाल्ट गेट भी अब हमारा ओपन है, यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सेकंड कंडीशन आती है हमारी एक्टिवेटेड, यानी कि भाई अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये वाला जो चैनल वैनल है ये एक्टिवेट हो जाए, तो क्या होता है, एनी सिग्नल इंपल्स स्टिमुलस जनरेट, यानी कि कोई भी पहली बात तो स्टिमुलस या इंपल्स वगैरह जनरेट होगा। यहाँ से फिर क्या होगा, M गेट ओपन होगा, ये जो M गेट है वो ओपन होगा, सोडियम चैनल ओपन, सोडियम चैनल भी ओपन हो गए, सोडियम अंदर आएगा,
क्या डीपोलराइजेशन कॉज होगी वहाँ पर, तो सेंसेशन और रेस्पॉन्स हमारे को पता चलेगी। ठीक है, क्या हो रहा है, कोई भी हमको सिग्नल मिल रहा है इंपल्स जनरेटर हो रहा है, यानी कि भाई आपके कील वगैरह लग रही है, तो वहाँ पर पहले एम गेट ओपन होगा, सोडियम चैनल ओपन होगा, सोडियम आयन अंदर आएंगे, डीपोलराइजेशन होगा, देन आपको पता चलेगा सेंसेशन और रेस्पॉन्स होगा कुछ बॉडी के द्वारा, जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो लास्ट में इनएक्टिव स्टेट, अब पढ़ते हैं हम लास्ट वाली स्टेट इनएक्टिव, जिसमें ये जो ड्रग होगी वो एक्ट करने वाली है। ठीक है, नाउ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी, एक BH यानी कि भाई लोकल एनेस्थेटिक के एग्जांपल लिख लिया है एक मैंने, ये आगे डिसोसिएटिव फॉर्म में रखेगा तो इसलिए मैंने BH ले लिया है। विच कैन इजीली क्रॉस मेम्ब्रेन एक्सोनल, तो ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाती है ये वाली ड्रग, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इन इंटरसेलुलर इट डिसोसिएट इनटू आयनाइज्ड फॉर्म BH B-H+, ये डिसोसिएट हो जाती है हमें आयनाइज्ड फॉर्म में। नाउ B बाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर विच क्लोज ब्लॉक द सोडियम चैनल विद द हेल्प ऑफ हॉल्ट गेट। यहाँ से क्या होता है, देखो नीचे मैंने बनाया हुआ है, ये पहली बात तो BH जो है लोकल एनेस्थेटिक है, ये इजीली क्रॉस कर जाती है इस मेम्ब्रेन को, तो BH डिसोसिएट होगी, B जो है ये लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी, एंड ये जो हाल्ट गेट है ना उस वो लग जाता है। फिर जब ये लोकल एनेस्थेटिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो ये हाल्ट गेट लग जाता है। अब जब ये हाल्ट गेट लग गया तो ऊपर से कुछ भी आ जाए, ये हाल्ट गेट नहीं खुलेगा और नहीं आगे जाने देगा। जब सोडियम आयन ही अंदर नहीं आएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, कोई भी सेंसेशन वगैरह नहीं होगा। तो वही है ये प्रोसेस पूरी। यूज इसके क्या है, पेन को रिड्यूस करने में, लॉस ऑफ सेंसेशन, यूज इन नर्व ब्लॉकिंग, ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, नर्व ब्लॉकिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। यूज एज ऑइंटमेंट इंजेक्शन वगैरह फॉर्म में आते हैं, वाइल यूज इन स्मॉल पार्टिकुलर एरिया सर्जरी, जो सर्जरी में हम किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया वगैरह की सर्जरी करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा यूज होता है इसका। कहीं देखो मोड ऑफ एक्शन तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। सो बेंजोकेन इज अ सरफेस एनेस्थेटिक विच एक्ट लोकली एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, ये तो बेसिक लाइन लिखी है, सब ने यही लिखनी है आपको। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो अभी आप, बेंजीनिक NH2 COO C2H5, ये आपको अच्छे से याद करना है स्ट्रक्चर इसका, जब भी आप सिंथेसिस की याद कर पाओगे। नेमिंग क्या है इसकी, इथाइल 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम बेंजोकेन सिंपली कह देते हैं। तो अब इथाइल 4 अमीनो, देखो 4th पोजीशन पर हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, O यानी कि वो बेंजोइक एसिड, एंड अमाइनो यानी कि वो NH2 ग्रुप। ठीक है, सिंथेसिस देखो इसकी, पहली बात तो ये केमिकली डेरिवेटिव होते हैं पावा की, पावा क्या है हमारा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है टालुइन के नाइट्रेशन से। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल रिएक्शन होने वाली है, देखो टालुइन बेंजीनिक CH3, इसके नाइट्रेशन होगा, नाइट्रोजन किसकी प्रेजेंस होता है हमारा HNO3, तो HNO3 जब भी नाइट्रेशन होता है तो NO2 ग्रुप आगे जुड़ जाता है, ये तो आप बेसिक आपको पता ही होगा। तो ऐसे H2O बाहर माइनस होता है, H2SO की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, पैरा नाइट्रोटालुइन बनता है, पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाते हैं तो पैरा नाइट्रोटालुइन। अब इसका होता है ऑक्सीडेशन, अब जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से ऑक्सीडेशन यानी कि क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। तो यहाँ पर H जितने भी 2 H हट जाएंगे और 2 ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी कि पैरा पोजीशन में नाइट्रो और पूरा क्या है बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन होती है फिर हमारे इथाइल एल्कोहल के साथ। अब इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या होगा, ईस्टरिफिकेशन होगा, इसका ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, H2SO4 की प्रेजेंस में ही होगी दोबारा रिएक्शन, और H2O यहाँ से माइनस होगा। अब ये जो ऊपर COOH है, यहाँ से C2H5O, देखो OH तो यहाँ से और एक H यहाँ से, तो यहाँ से क्या बचा C2H5 और यहाँ से COO, तो COO C2H5, यहाँ से बन गया इथाइल 4 नाइट्रो बेंजोएट। अब इसका कराते हैं हम रिडक्शन, ये जो O है ना इसको हमको हटाना है अभी, तो इसकी हम कराएंगे रिएक्शन फिर, यानी कि रिडक्शन। तो जब इसका हम रिडक्शन करा देते हैं तो यहाँ से बेंजोकेन बन जाता है, NO2 की जगह NH2 जुड़ जाता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वही है। ADR होते हैं कुछ इसके, यानी कि मसल ट्विचिंग, मसल का ट्विच हो जाना, हाइपोटेंशन, अस्थमा, रेडनेस ऑफ स्किन और टंग मेम्ब्रेन। यूजेस के भाई सरफेस एनेस्थेटिक है पहले तो डेंटल कंडीशंस में भी हम इसको यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए, ऑल्सो यूज इन क्रीम ओटमेंट पाउडर स्प्रेस टू रिलीव पेन एंड लोजेंगिस वगैरह इनके आते हैं, सोल थ्रोट जो ट्रीट करते हैं वो। सेकंड ड्रग है हमारी प्रोकेन, प्रोकेन की भी सिंथेसिस देख लेते हैं। तो देखो बीच का तो पोर्शन सेम ही है ना, बेंजीन रिंग COO, अब NH2 तो बेसिक लगाइए, तो इतना तो पोर्शन बेसिक है यार। अब बीच में एक इथाइल चेन जुड़ी रहती है, CH2 बीच में इथाइल ग्रुप आ गया, बस ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन हो गया, लिपोफिलिक पोर्शन हो गया, तो सेम ही है बिल्कुल, ओके ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इसका नेम क्या है 2 डाई इथाइल अमाइनो, इथाइल 4 अमाइनो बेंजोइक। अब इतना लंबा आइनो तुमको याद नहीं होगा तो आप सिंपली प्रोकेन याद करिए। अब देखो अगर आपने इसका प्रोकेन का स्ट्रक्चर याद कर लिया तो मैं एक बेसिक सी सिंथेसिस आपको बता देता हूँ, आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए बस स्ट्रक्चर को, सिंथेसिस में कुछ नहीं होने वाला है। ये
इतना पोर्शन आप अलग कर दीजिए इसका, और यहाँ से अलग कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग। तो क्या होगा इसका, जब इसको हम अलग कर देंगे तो यहाँ से बनेगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पावा, तो COOH और NH2 इतना जुड़ गया। अब लास्ट का जो यहाँ से यहाँ तक करा है हमने अलग, यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, तो OOH, तो ये पूरा आ गया यहाँ से OH। अब CH2 NC2H5 CH, ये तो पूरा ये रहा। बट जब भी हम इसको अलग करेंगे तो यहाँ से एक ऐसी भी चीज़ हमको लगानी पड़ेगी जो बाद में ऐड होके निकल जाए। तो यहाँ पर तो हमने H जोड़ दिया इसके साथ और यहाँ पर OH जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या होगा, इसका तो H, देखो इसका H और इसका OH, यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे बाहर और इसके आगे ये जुड़ जाएगा पूरा। तो यही H2O निकल गया और ये इसके आगे पूरा आकर जुड़ गया, तो ये प्रोटीन बन जाएगा हमारा। सिंपल है ना रिएक्शन। तो बिल्कुल ट्रिक बनाइए थोड़ी ऐसे ही लर्न करने के लिए। तो जितनी बड़ी बड़ी सिंथेसिस होती है ना, उनको ऐसे ही याद करो आप। ओके, तो देखो गाइस, आज हमारा फाइनली मेडिकेम कंप्लीट हो गया पूरा। यूनिट 5 में हमने पढ़ लिए, लोकल एस्थेटिक में पूरा कवर हो गया मेडिकेम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर्स, और पिछले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे तो उनको भी देख लो। आई होप बहुत ही हेल्प होगी आपकी गाइस, ठीक है ना। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, इसमें से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आई गारंटी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।